ऑर्थोनॉटिक्स के अंदर जब हम टूथ की मूवमेंट की बात करते हैं तो हम फोर्सेस के अकॉर्डिंग के रिलेटेड ये पढ़ते हैं कि हमें लाइट कंटिन्यूस फोर्सेस चाहिए होती हैं दांत को मूव करवाने के लिए। अब उसके पीछे जो मैकेनिक्स और डिफरेंट आपके मटेरियल्स हैं उनको आप किस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि वो आपकी लाइट कंटिन्यूस फोर्सेस लगाएं, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। तो सबसे पहले वो आपको एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बताता है और उसी को आप लोड डिफ्लेक्शन कर्व भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि अगर आप ये देख लें एक ग्राफ बना हुआ और इस साइड को हम स्ट्रेस कह लें जो ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है और इस साइड को हम स्ट्रेन कह लें जो अलॉन्ग वाई एक्सिस इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें ओवरऑल पॉइंट ये होगा कि स्ट्रेस जो है वो आपका फोर्स पर यूनिट एरिया है, यानी आप ये समझें कि एक मटेरियल के ऊपर कितनी फ़ोर्स आप लगा रहे हैं या उसके ऊपर कितनी फ़ोर्स लग रही है तो उसको आप स्ट्रेस कहेंगे। इसी को आप लोड भी कह लेते हैं दूसरी टर्मिनोलॉजी के अंदर। और जो स्ट्रेन है वो ये है कि उस जो स्ट्रेस उसके ऊपर लग रहा है उसकी वजह से उसकी शेप में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो जो चेंज इन शेप आपकी स्ट्रेस के रिस्पांस में आ रही है उसको आप स्ट्रेन कहेंगे। अब इसको आप डिफ्लेक्शन भी कह लेते हैं, यानी इसको आप या तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कह लें या फिर आप इसको लोड डिफ्लेक्शन कर्व कह लें, दोनों एक ही बात होगी। अब कोई भी आप मटेरियल ले लें तो उसकी एक पैटर्न बनेगा, आपका ग्राफ पूरा फॉलो करेगा। उसमें इनिशियली ये एक रफ़ मतलब किसी ख़ास मटेरियल का ग्राफ नहीं बना हुआ, एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाया सिर्फ पॉइंट्स को समझने के लिए। यानी जिस तरह आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे उस मटेरियल पे उसकी शेप चेंज होती जाएगी, आप ये समझें। शुरू में उसके जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है ना वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रेन बढ़ेगी। यानी फ़र्ज़ करें आप अगर आप स्ट्रेस को डबल करते हैं तो जो चेंज इन शेप है वो उसकी डबल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं और स्ट्रेस अपना डबल कर रहे हैं तो उसकी लेंथ आप समझने के लिए कि डबल हो जाएगी। फिर एक पॉइंट आएगा जिसको आप प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, जो फर्स्ट सर्कल से शो किया हुआ है। उसका मतलब ये है कि यहाँ तक आपकी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी आप स्ट्रेस इंक्रीज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है, यानी डबल कर रहे हैं तो डबल हो रहा है, ठीक है। और उससे आगे थोड़ा सा चले जाएं, यानी स्ट्रेस को प्रोपोर्शनल लिमिट से थोड़ा सा इंक्रीज़ करें तो आपके पास यील्ड पॉइंट आ जाता है। यील्ड पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं कि जिस स्टेज के ऊपर आपकी 0.1% परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई होती है। अब उसकी रीज़न क्या है यील्ड पॉइंट निकालने की या ग्राफ को यील्ड पॉइंट ग्राफ पे यील्ड पॉइंट बनाने की रीज़न ये है कि आपको प्रोपोर्शनल लिमिट क्लिनिकली भी नहीं मिल रही होती और ग्राफ पे फाइंड करना भी मुश्किल होता है कि आपको क्लिनिकली फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी वायर है, एक ये नाइट आई की वायर है आपकी राउंड। तो अगर आप इसमें फाइंड करना चाहते हैं कि इसमें प्रोपोर्शनल लिमिट कहाँ आती है तो इनिशियली तो ये है कि आप जितनी स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही आपका शेप चेंज आता जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल चेंज होगा। लाइट सी फोर्स है और आपका जो है चेंज होता जा रहा है, यानी अगर मैं फोर्स डबल करूँगा तो लेंथ डबल ही चेंज हो जाएगी। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ग्राम फोर्स पे इतनी चेंज होनी है, या आपको नज़र आ जाए 10 ग्राम फोर्स पे इतनी चेंज होनी है तो 20 ग्राम फोर्स पे इतनी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्लिनिकली मटेरियल को देख के ये नहीं बता सकते कि प्रोपोर्शनल लिमिट कब आ रही है, यानी आपका मटेरियल प्रोपोर्शनल लिमिट पे कब पहुंच रहा है, ये क्लिनिकली नहीं बता सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जब आप स्ट्रेस छोड़ते हैं तो मटेरियल ओरिजिनल पोजीशन ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, यानी उसके अंदर कोई परमानेंटली डिफॉर्मेशन नहीं हुई होती। इसलिए क्योंकि ये क्लिनिकली पॉइंट नहीं मिलता तो हम यील्ड पॉइंट वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं, यानी ये वो पॉइंट है जिसमें आपकी 0.1% परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई है। इससे आगे स्ट्रेस लेके जाएंगे तो आपकी परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे छोड़ देंगे तो आपका मटेरियल ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। इससे स्ट्रेस आगे बढ़ाएंगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, यहाँ से आपकी परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है और अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जब आपकी जो मटेरियल है वो ब्रेक कर जाएगा, यानी फेलियर पॉइंट आ जाएगा। अब इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वो 3 चीज़ें बताता है। एक आपकी स्ट्रेंथ है, एक आपकी स्टिफनेस है, एक आपकी रेंज है।
तो हम आसान से मुश्किल की तरफ चलते हैं, जो इस ग्राफ से समझना आसान है उसके ऊपर पहले चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेंज क्या होती है। तो रेंज आपको इस ग्राफ से इस तरह पता चल सकती है कि जो आपका यील्ड पॉइंट वाला पॉइंट है ना, अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे शिफ्ट कर देना तो ये जो स्ट्रेन का पार्ट है ना, ये आपकी रेंज होगी। अब इसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है बेसिकली जहाँ पे अगर आप स्ट्रेस छोड़ेंगे तो आपका मटेरियल ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज वो स्ट्रेन है आपके मटेरियल की जिसके बाद वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। अब उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन ये है कि अगर आप एक क्राउडेड सी आर्च के अंदर अपनी वायर को प्लेस करना चाह रहे हैं जिसके अंदर लेवलिंग भी नहीं हुई और अलाइनमेंट भी नहीं है, और आपने वायर को अच्छा खासा बेंड करके डिफरेंट ब्रैकेट्स के अंदर में से पास करना है, तो आप ये चाहते हैं कि जब वो हर ब्रैकेट के अंदर में से शेप चेंज करके पास कर ले तो उसके बाद वो परमानेंटली डिफॉर्म ना हो गई हो, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आए। तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज चाहिए है। तो हमें ये पता चला कि अगर हमारी रेंज ज़्यादा होगी, यानी हम अपनी वायर को ज़्यादा बेंड कर सकते हैं और जब छोड़ेंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगी, तो ऐसा जो मटेरियल है आप ये कह लें वो अलाइनमेंट के लिए हमारे लिए सूटेबल है, यानी ज़्यादा परफेक्ट है, आप ऐसे कह लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये नाइटा राउंड वायर देखें, अब मैंने इसको यहाँ से पकड़ के तो इसको मैंने बेंड देना शुरू किया, ये इलास्टिकली अभी इसमें स्ट्रेन आ रहा है, यानी इसकी जो डिफ्लेक्शन है मैं जब छोड़ूंगा तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। यानी इसको इतना ज़्यादा भी अगर आप स्ट्रेस दे दें तो इस स्ट्रेन के बावजूद भी जब आप छोड़ेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, और रेंज ज़्यादा होने का यही फ़ायदा है कि ये क्रिकेट टीथ के अंदर अलाइनमेंट और लेवलिंग करवाने के लिए जो है सूटेबल वायर कंसिडर की जाती है। यानी जिस वायर की रेंज आपकी ज़्यादा होगी वो वायर आपकी अलाइनमेंट के जो स्टेजेस हैं उसके अंदर यूज़ की जा सकती है। इसी तरह अगर आप एसएस वायर देख लें, ये रेक्टेंगुलर 1725 एसएस वायर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बेंड देने की कोशिश करूं तो एक मतलब उसकी निस्बत नाइट आई की निस्बत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा इसको थोड़ा सा भी मूव करवाने के लिए, और ये थोड़ी सी स्ट्रेन के बाद परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। यानी ये ज़्यादा शेप चेंज नहीं कर सकती अपना परमानेंटली डिफॉर्म होने से पहले। यानी इसका अगर हम ग्राफ बना के देखें ना तो मतलब कि थोड़ी सी स्ट्रेस के बाद यहाँ पे इसका आप देख लें कि परमानेंट एक बेंड आ गया। तो अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊँ ना इसका, तो वो इस तरह होगा। हमने पहले मैं नाइट आई का बनाता हूँ, हमने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया और हमारी शेप चेंज जो थी ना वो ज़्यादा थी, और इसी तरह आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएं और आपकी स्ट्रेन जो है ना वो इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देना पड़ रहा और आपकी स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये सारी प्रोपोर्शनल जा रही है। यानी अगर आप यहाँ पे भी अगर आप छोड़ेंगे ना तो वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। तो ये आपके नाइटा का थोड़ा सा कर्व बनता है। लेकिन अगर आप एसएस वायर के कर्व देखेंगे ना तो वो बिल्कुल इस तरह जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है थोड़ी सी स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, और उसमें वो साथ ही परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होकर वो ब्रेक हो जाएगी। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपकी रेंज बन रही है, और इसमें अगर आप देखें तो इसको अगर स्ट्रेट डाउन ले हैं ना तो इतनी सी रेंज बन रही है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जो नाइट आई वायर है ना उसकी रेंज ज़्यादा होती है, और उसकी रेंज का फ़ायदा उठाते हुए आप अलाइनमेंट का प्रोसीजर पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपकी होती है स्टिफनेस सिंपल टर्म्स में समझने के लिए तो यही है कि वायर कितनी सख्त है और कितनी आसानी से बेंड हो जाती है। उसको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना तो आपका ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट तक का ग्राफ है ना, यानी यील्ड पॉइंट तक का आप कहें, यानी जहाँ पे आप छोड़ें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, इसके स्लोप के अकॉर्डिंग आपकी स्टिफनेस होती है। वो ये कहता है कि अगर आपका स्लोप जो है वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है जिस तरह ये आ रहा है तो ये बहुत लो स्टिफनेस की वायर है, जैसे कि ये वाली है, यानी ये नाइटा वाला ग्राफ है। तो हमें पता नाइटा एक बड़ी कम स्टिफ वायर होती है, स्टिफनेस उसकी नहीं होती। इसी तरह अगर आपका ग्राफ वर्टिकली स्लोप है उसकी ज़्यादा,
तो उसको आप कहते हैं कि इसकी स्टिफनेस ज़्यादा है। ये एसएस का है। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट था आपका स्टिफनेस के अंदर। इसी तरह एक चीज़ होती है स्प्रिंगीनेस। अब उसको आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए आप ये समझें कि स्टिफनेस जो है ना वो स्प्रिंगीनेस का उल्टा है। आप ये समझें कि जो वायर ज़्यादा स्टिफ़ है वो कम स्प्रिंगी है, और जो ज़्यादा स्प्रिंगी है वो कम स्टिफ़ है। यानी आप ये कह सकते हैं कि नाइट टाई की वायर की स्लोप के अकॉर्डिंग हमने कहा कि ये लेस स्टिफ़ है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये ज़्यादा स्प्रिंगी है। और एसएस की वायर की स्लोप के अकॉर्डिंग हमने कहा कि ये ज़्यादा स्टिफ़ है, इसलिए ये भी इसको इन लफ्ज़ों में भी कहा जा सकता है कि ये कम स्प्रिंगी है। और फाइनली आपकी एक चीज़ आती है, वो है आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का बेसिकली मतलब ये है कि वायर को कितनी फोर्स लगाने के बाद आप परमानेंटली डिफॉर्म कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि कितनी फोर्स लगा के आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो जो आपको, या तो आप इस पॉइंट को समझ लें या इस पॉइंट को समझ लें, इसके अकॉर्डिंग का स्ट्रेस देख लें आप। तो जो आपकी नाइट टाई वायर होती है ना, अगर आप उसको परमानेंटली डिफॉर्म करना चाहें ना, तो उसको रिलेटिवली कम स्ट्रेस चाहिए है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो नाइट टाई की वायर है, सॉरी एसएस की जो वायर है। यानी आपको एसएस की वायर को परमानेंटली डिफॉर्म करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू नाइट टाई की वायर को परमानेंटली डिफॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए भी हम एक यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमारी एक राउंड नाइट टाई की वायर है, हम इसको परमानेंटली डिफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, हमने इसको एक प्लायर के अंदर पकड़ लिया। अब हम इसको बड़ी लाइट सी फोर्स देंगे ऐसे करके, तो आपकी ये एक किंक आ गया इसके अंदर, ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गई है। नाइट टाई की वायर इसी तरह परमानेंटली डिफॉर्म है, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ी और ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गई। जबकि अगर इसी तरह आप एक एसएस वायर को डिफॉर्म करना चाहें ना परमानेंटली, तो उसको बेंड करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू नाइट टाई के अकॉर्डिंग, जो ग्राफ से भी शो हो रहा है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ को शो करती है कि आप कितनी फोर्स दें तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। तो ये आपकी जो 3 बेसिक आपकी वायर्स की या मटेरियल्स कह लें कि प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हैं कि स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रेंज क्या होती है। फिर एक चीज़ होती है फॉर्मेबिलिटी। फॉर्मेबिलिटी इसको कहते हैं कि आप कि जब स्ट्रेस उस पॉइंट से इंक्रीज़ कर जाए, जब आपकी परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, वहाँ से लेके तो जब तक वो वायर ब्रेक नहीं कर जाती, जितना डिस्टेंस है, उसको आप फॉर्मेबिलिटी कहते हैं। यानी यहाँ पे आप वायर को डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं परमानेंटली डिफॉर्म करने के बाद। इस पार्ट के अंदर आप अपनी डिफरेंट शेप्स वगैरह देंगे। फॉर एग्जांपल आप टी लूप बना रहे हैं, तो वो इस ग्राफ के इस पार्ट के अंदर वो होगा, क्योंकि उसमें आप वायर को परमानेंटली डिफॉर्म कर रहे हैं। अब एक आपके पास नाइट टाई की वायर है, एक एसएस की वायर है। जो नाइट टाई की वायर है उसमें पुअर फॉर्मेबिलिटी होती है, या आप ऐसा कह लें कि वो फॉर्मेबिलिटी शो ही नहीं करती। आप उसको डिफरेंट शेप्स नहीं दे सकते। एक तो उसमें सुपर इलास्टिसिटी होती है, शेप मेमोरी होती है, लेकिन अगर आप उसको करना भी चाहें ना, रेंज एक तो उसकी ज़्यादा है, वो जितना मर्ज़ी बेंड करें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। जैसे अभी भी हमने देखा कि उसको जो डिफॉर्म करने की कोशिश भी किया तो एक सिंपल सा किंक सा आया, उसके अंदर बेंड आया, आप उसको अपनी मर्ज़ी से 90 डिग्री का बैंड नहीं दे सके और इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सके। इसी तरह जो आपकी एसएस की वायर है ना, उसमें जो आपकी फॉर्मेबिलिटी है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है। यानी इस ग्राफ को आप इस तरह बना लें तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और क्योंकि आपकी जो एसएस वायर है उसकी फॉर्मेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उसके अंदर आप डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई यू लूप बनाना है, तो आप आराम से इसको इस तरह पकड़ के तो बेंड दे सकते हैं, पूरा यू लूप बना लें। अब वायर ब्रेक भी नहीं होगी और आपका जो वो लूप है वो भी बन जाएगा। तो इस तरह के डिफरेंट आपके जो काम है जिसमें आपने वायर को शेप्स देनी होती हैं, वो आप फॉर्मेबिलिटी के अंडर वो चीज़ आएगी। और वो एसएस वायर्स की फॉर्मेबिलिटी नाइट टाई वायर्स की निस्बत ज़्यादा अच्छी होती है। तो बेसिकली फॉर्मेबिलिटी जो है आपकी, वो ये है कि आपकी वायर परमानेंटली डिफॉर्म होने के बाद कितनी देर बाद ब्रेक होती है।
तो एसएस की वायर्स की फॉर्मेबिलिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो किसी हद तक आप अपनी परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो बेयर कर सकते हैं ब्रेक होने से पहले, जबकि जो नाइटा है वो बड़ी पुअर फॉर्मेबिलिटी शो करती है क्योंकि वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होती इजीली। और लास्ट एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट रह गई है वो आपकी है रेजिलियंस। रेजिलियंस इसको कहेंगे कि आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट से तक आपका जो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या लोड डिफ्लेक्शन कर्व आएगा ना, उसको आप रेजिलियंस कहेंगे। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये वो स्ट्रेस है या ये वो एनर्जी है आप कह लें जो वायर अपने अंदर स्टोर करके रखती है। इतनी स्ट्रेस जो इसके ऊपर लगी है ना, फ़र्ज़ करें आप, जिसके रिस्पांस में वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक इतनी डीफॉर्म हुई है, इलास्टिक डीफॉर्म हुई है, वो स्ट्रेस इसने अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, जिसको जब आप स्ट्रेस छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी, यानी वो स्ट्रेस वो होगा जो वो आपके दांतों के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगी। तो इस पार्ट को आप रेजिलियंस कहते हैं कि आपकी वायर कितनी एनर्जी स्टोर करती है प्रोपोर्शनली इलास्टिकली डीफॉर्म होते हुए। और ऑब्वियसली बात है कि ये भी आपकी नाइट आई के अंदर ज़्यादा है और एसएस के अंदर कम।